नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार देख लेते हैं। सुस्ती के ही संकेत विदेशी बाजार की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से इकोनॉमी में सुस्ती की आशंकाओं ने अमेरिकी बाजार को पछाड़ा। आपको बता दें कि डाउ में अच्छी शुरुआत के बाद बिकवाली हावी होती हुई दिखी। इसके अलावा एशियाई बाजार की शुरुआत भी कमजोर होती हुई दिख रही है, लेकिन विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विदेशी बाजार के संकेतों में सुस्ती क्यों देखने को मिल रही है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, अच्छी शुरुआत के बाद हमने देखा विदेशी बाजार में इनफैक्ट अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे, एशियाई बाजार की शुरुआत भी आज कमजोर दिख रही है। बिल्कुल मानसी, और अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। इस समय 350 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी भी 60 अंक गिरकर अब 9800 तक पहुंच गया है। बाकी के एशिया के बाजार भी थोड़ा कमजोर ट्रेड ही दिखा रहे हैं। एक्चुअली कोई नया ट्रिगर नहीं है बाजारों के मूवमेंट के लिए, तो इसलिए अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं जहां तक बाजार का सवाल है। और कल हमने ये भी देखा कि अमेरिकी बाजारों में 3 दिन की रैली पर लगा ब्रेक, स्पेशली डाउ और S&P 500 पर मजबूत शुरुआत हुई, पर वहां से फिर गिरावट ही होती रही और दिन के निचले स्तर के करीब ही बंद हुआ डाउ, लगभग ऊपरी स्तरों से 280 अंक फिसल कर। नैस्डैक में फिर भी हल्की सी बढ़त हमने देखी क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स में थोड़ी खरीदारी थी, पर बाकी जो इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स हैं वहां पर हमने बिकवाली का दबाव देखा। एक्चुअली अमेरिका के कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बहुत बड़ा उछाल देखा गया है और उसकी वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। बल्कि अगर आप टेक्सास स्टेट की बात करें तो एक दिन में 10 से 11% का नए मामलों में उछाल देखा गया, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा आज साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी आने वाले हैं, तो वहां पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। अगर आप देखें तो फेड चेयरमैन का बयान था, उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, यही कहा कि जब तक महामारी चलती रहेगी तब तक आर्थिक स्थिति पर दबाव बना रहेगा और वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से और कदम उठाए जाएं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिखाया कि फेड जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा यूरोप के बाजार तेजी में रहे, पर आज थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। वहां पर डिमांड की चिंता पर कच्चे तेल पर हल्का सा दबाव था, पर ब्रेंट अभी भी $40 के पास है और सोने और डॉलर इंडेक्स में हल्की सी बढ़त हमने देखी है। बिल्कुल। और दीपांशु, साथ ही कोरोना का अपडेट, दुनिया भर में कोरोना की स्थिति फिलहाल कैसी देखने को मिल रही है? आंकड़े यहां पर अच्छे नहीं है और यहीं से चिंता आ रही है। अगर आप मरने वालों की संख्या देखें तो अब वो 4.5 लाख से पार है और कल भी हमने देखा कि 1,41,000 नए मामले सामने आए, जो कि अब नई एवरेज के आसपास बनता जा रहा है। भारत के लिए काफी खराब दिन था, पहली बार 13,000 से ज्यादा मामले हमने भारत में आते हुए देखे और कल मरने वालों की संख्या भी 341 थी। अब भारत में भी 12,262 लोगों ने जान गंवा दी है और एक्टिव मामले अभी भी 1.6 लाख के करीब है, बट रिकवरीज अब 1.94 लाख के आसपास आ गई हैं। जो मैं अमेरिका की बात कर रहा था वहां पर चिंता बहुत ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो जो 20,000 की डेली एवरेज थी अब वो 25,000 की डेली एवरेज हो गई है। कई राज्यों में बहुत बड़ा उछाल हमने देखा है और एक नया अनुमान आया है जिसके मुताबिक अक्टूबर तक अमेरिका में मरने वालों की संख्या 2 लाख पहुंच जाएगी, जो एक ट्रम्प साहब का अपर एंड एस्टिमेट था। अब अनुमान लगाया जा रहे थे अक्टूबर तक ही वो नंबर आ जाएगा। फिलहाल 1,20,000 लोगों ने अमेरिका में जान गंवा दी है। इसके अलावा ब्राजील में कल हमने 31,000 नए मामले देखे और रशिया में पहली बार 8,000 से कम मामले आए हैं पिछले 1 महीने में, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा संकेत है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कोरोना से राहत की खबरें अब भी नहीं आ रही हैं और विदेशी बाजार के संकेत भी आज सुस्ती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में करीब 487 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 168 करोड़ की खरीदारी की है। साथ ही वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से करीब 71 करोड़ की बिकवाली आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली का रुख है। लेकिन अब सीधा आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। फेड चेयरमैन के बयान से कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट जरूर दिखी और आज एशियाई बाजार में भी सुस्ती के साथ कारोबार शुरू हुआ है। इन संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो कमजोर होगी और उसकी वजह साफ तौर से अमेरिकी बाजार ही है, लेकिन बड़े दिनों बाद मानसी ये दिख रहा है कि अमेरिकी बाजारों में
रेंज छोटी होती हुई दिखी। कल मुश्किल से 300 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज में बाजारों ने ट्रेड किया, तो ये एक अच्छा संकेत है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही जिस वजह से बाजारों पर दबाव बनाया, डाउ फ्यूचर्स नीचे, फेड चेयरमैन अब भी कह रहे हैं कि अभी भी और पैसे की जरूरत है और मदद करनी पड़ेगी। अब तो बात तो वही है ना कि भाई कितनी मदद करेंगे। इतना तो आपने एसेट बाइंग प्रोग्राम चला रखा है, अब तो बॉन्ड्स भी खरीद रहे हैं, ईटीएफ के अलावा पैसे डाल रहे हैं। $145 बिलियन हर महीने आपका जा रहा है मार्केट में। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी संभल नहीं रही है, और आज रात जो बेरोजगारी आंकड़े आने वाले हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो उस लिहाज से लोगों को वो हकीकत का जो डर है कि इकोनॉमिक रिकवरी आने में टाइम लगेगा, जल्दी नहीं होगी, वो बाजारों पर हावी होती हुई दिख रही है और वो साफ नजर आ रहा है। तो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल मार्केट्स रहेंगे मिले जुले। मैं इसको ज्यादा है ना 3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद एक करेक्शन के तौर पर देख रहा हूँ, जो कल अमेरिका में हुआ। तो आज ये डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे, और अगर आज समझें कि आज बहुत ज्यादा कमजोरी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखती, तो हो सकता है नीचे खुलने के बाद डाउ फ्यूचर्स वापस अमेरिकी बाजार रिकवर भी कर जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी जो है वो अमेरिकी बाजारों में रहेगी, दोनों तरफ ट्रेड होते हुए भी दिखेंगे। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह के संकेत है, एक नेगेटिव क्लोजिंग और डाउ फ्यूचर्स, ये हमारी शुरुआत करने के लिए खराब है। फिर ऊपर से एक्सपायरी का प्रेशर तो हमारे यहाँ है ही, तो ये 2 फैक्टर हैं। हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उस पर किसी तरह की कोई और अपडेट या खराब खबर नहीं है, किसी तरह का तनाव बढ़ने की खबर नहीं है, तो वो थोड़ी रिलीफ है हमारे लिए। और जो सबसे बड़ा ट्रिगर बैंकिंग शेयरों के लिए आज रहेगा वो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला अगर आता है AGR वाले मामले पर, या फिर सुनवाई और आगे होती है, तो वो देखना होगा। तो ये बड़े ट्रिगर्स हैं, लेकिन आज शुरुआत करने के लिए तो इसमें कोई डाउट नहीं, ग्लोबल ट्रिगर्स हावी रहेंगे और डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी भारी पड़ेगी। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही फिर आज भारतीय बाजार के लिए अहम स्तर, पहली स्ट्रैटेजी क्या समझे हम? देखिए 9725 9800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वही सपोर्ट जोन रहेगा। तो उस रेंज के आसपास अगर बाजार आते हैं, 9725 9750 परफेक्ट जोन है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए डे ट्रेडर्स के लिए। ऊपरी स्टोन पर 10,000 10,050 ये पार करना मुश्किल होगा, वहां पर जाकर आप रुकेंगे बाजारों पर, ये साफ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पर 19,500 19,750 की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और ऊपर की तरफ 20,500 20,750 ये अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जो नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर भी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती दिखेगी। एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा आप मूवमेंट ज्यादा देख सकते हैं, और बहुत कमजोर अगर हम फर्स्ट हाफ में हो गए तो सेकंड हाफ में मानसिक रिकवरी आना तय है। तो अच्छे लेवल मिले तो वहां से आज इंट्राडे के लिए खरीदारी करने का मौका भी ढूंढना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ऐसा परेशान मत होइए कि SGX 75 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे है, क्या हो जाएगा। जितना ज्यादा बड़ा गैप मिलेगा उतना खरीदारी का मौका बनेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वॉलेटाइल कारोबार, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत आगे किस लेवल पर ट्रेड होते हैं वो देखना भी काफी जरूरी होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में AGR की अहम सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को पेनाल्टी देने का टाइमलाइन का रोड मैप देना है। और जानकारी के लिए हम अब जुड़ते हैं दीपांशु भंडारी के साथ। दीपांशु, आज होने वाली सुनवाई में क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल मानसी, तो 2 अहम चीजें हैं यहाँ पर जहां पर नजर रखनी पड़ेगी। एक तो आपने जैसे कहा कि टाइमलाइन क्या होती है टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से ये बकाया चुकाने की, और दूसरी बात कि किस तरह की गारंटी वो दे पाएंगे कि ये बकाया पूरा चुकाया जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले हफ्ते के सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स देखें तो सुप्रीम कोर्ट 2 बातों पर स्ट्रेस कर रहा था। एक तो ये था कि 20 साल की जो टेलीकॉम कंपनीज टाइमलाइन मांग रही हैं वो देना मुश्किल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 साल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आप एक प्रॉपर टाइमलाइन लेकर आइए कि किस तरह के आप बकाया चुगतान करेंगे। तो वहां पर देखना पड़ेगा कि टेलीकॉम कंपनीज का क्या व्यू है, और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट 20 साल के लिए अग्री होता है या फिर एक कम टाइमलाइन आएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप किस तरह की गारंटी देंगे। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या गारंटी है कि हमने ये टाइमलाइन दे भी दी तो फिर इस पैसे को वापस चुकाया जाएगा। टेलीकॉम कंपनीज ने कहा कि देखिए, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम पड़ा है या हमारे पास जो ऑपरेट करने का लाइसेंस है वो ही सबसे बड़ी गारंटी है, तो अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो हमारा स्पेक्ट्रम या हमारा लाइसेंस आप ले सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट करा कि या तो आप बैंक गारंटी लेकर आइए या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से पर्सनल गारंटी लेकर आइए। इस पर वोडाफोन आइडिया ने कहा कि देखिए, हमारे पास 50,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया भुगतान करना है, हमारे पास तो इस समय एम्प्लॉयज अपने कामकाज चलाने के लिए काफी पैसे नहीं है, तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर
टेलीकॉम कंपनीज का क्या रिप्लाई आता है वहां पर नजर डालनी पड़ेगी, और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट एक लंबी टाइमलाइन एक्सेप्ट करता है या फिर बैंक गारंटी के अलावा कोई और गारंटी एक्सेप्ट करता है, इस पर नजर डालनी पड़ेगी। तो बैंकों के लिए और ऑफ कोर्स टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी अहम फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो पीएसयू कंपनीज के खिलाफ जो ऑर्डर था वो वापस लेने पर क्या रिस्पॉन्स आता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों ये टाइम पर ऑर्डर वापस नहीं लिया गया था, वो एक नजर करना पड़ेगा। बट पीएसयूज पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। बैंक्स और टेलीकॉम के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा आज। ऑलराइट दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो क्लियरली ये सुनवाई काफी अहम होने जा रही है और इसके बाद इम्पैक्ट टेलीकॉम और बैंक पर भी देखने को मिलेगा। सुनवाई का फैसला क्या आता है, एक एक कर सारे अपडेट हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन साथ ही अब खबरों के दम पर कौन से शेयर्स एक्शन में है ये भी जान लेते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देवांशी आश्रय। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो नतीजों के लिहाज से आप देखिए क्यूमेंस इंडिया, इसके नतीजे आए थे और कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में जो आय है वो करीब 21% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में काफी ज्यादा असर आता हुआ दिखा है, खर्च बढ़ते हुए दिखे थे और इसके चलते कामकाजी मुनाफा 60% तक कम हुआ है। मार्जिन इस बार आधे होते हुए दिखे हैं, करीब 13% थे, वहां से घटकर 6.3% के मार्जिन इस बार कंपनी क्लॉकिंग किए हैं और जो मुनाफा है वो 16% तक कम होता हुआ दिखा है, जिसमें डिफर्ड टैक्स का भी जो बेनिफिट है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखा था। लेकिन जो घरेलू बिक्री है वो इस बार काफी कम होती हुई दिखी है। साथ ही आरईसी इस बार जो ब्याज से आए हैं वो करीब 17% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो मुनाफा है वो 65% तक कम होता हुआ दिखा है। जो ट्रांसलेशन एक्सचेंज लॉस है उसके चलते भी मुनाफे पर असर आता हुआ दिखा है। साथ ही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे आप देखिए इस तिमाही में जो वॉल्यूम्स हैं वो 4.2% तक कम होते हुए दिखे। अनुमान बहुत ज्यादा वैरी करता हुआ दिख रहा था, कई ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस थे जो ये भी मान रहे थे करीब 6 से 7% तक घटते हुए दिख सकते हैं वॉल्यूम्स, लेकिन 4.2% वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखे हैं। आय की बात करें तो करीब 6% तक आय कम होती हुई दिखी है और साथ ही कामकाजी मुनाफा 8% बढ़ा है। मार्जिन अनुमान से थोड़े से बेहतर हैं, 19.5% पे कंपनी ने मार्जिन क्लॉक इन किए। उनके जो कंज्यूमर बाजार सेगमेंट है उसमें इस तिमाही में करीब 3% तक की गिरावट देखने मिली है। मुथूट फाइनेंस नंबर्स इस बार अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी आप देखिए जेपीएस 2.5% से कम होकर अब 2.16% पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार करीब 59% तक बढ़ता हुआ दिखा प्रोविजंस के चलते, और ब्याज से आए इस बार करीब 25% तक बढ़ती हुई दिखी है। इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं। और आईजीएल आप देखिए इस तिमाही में जो मार्जिन है वो बेहतर आते हुए दिखे, लेकिन मुनाफा अनुमान से कम है। बिक्री 7% तक कम होती हुई दिखी है। मार्जिन इस तिमाही में करीब 24% पर आते हुए दिखे, 23% से बढ़कर, और जो मुनाफा है वो 11% तक कम हुआ है, लेकिन वॉल्यूम इस तिमाही में 1% तक बढ़ता हुआ दिखा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर आप रडार पर रखिए, क्योंकि आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो नियम है वो उसकी ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। होम फाइनेंस कंपनियों पर भी एनबीएफसीज के जैसे कड़े नियम लागू होते हुए दिखेंगे। रियल एस्टेट लेंडिंग का 75% इंडिविजुअल हाउसिंग लोन पर ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कहला सकती हैं। तो कई ऐसे नियम हैं जिसमें बदलाव होते हुए दिखे थे। रियल एस्टेट डेवलपर को दिए जाने वाले लोन्स अब डेवलपर्स की श्रेणी में आते हुए दिखेंगे। तो कई ऐसे बदलाव हैं जिन पर फोकस करना होगा। और साथ ही इंडिया सीमेंट्स पर आप नजर रखें, जहां पे राधाकृष्ण दमानी के जो कंपनी में कंट्रोल लेने की बातें फिलहाल चल रही थी मीडिया में, इस बात पर खंडन कर दिया है उन्होंने। साथ ही अगर फंड एक्शन पर नजर करें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में फंड एक्शन था, जहां पे एक्सिस म्यूचुअल फंड ने करीब 12.5 लाख शेयर्स 1080 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। इस पर भी आप नजर करें। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की एक दमदार रणनीति बताई है। आइए देखते हैं। बाइकॉन अच्छा है, ये डेरिवेटिव में भी है, और यहाँ पे आप 400 का कॉल खरीदें, 12.5 रुपए का इसका प्रीमियम है, तो और उसमें स्टॉप लॉस जरूर आप रखें 9 रुपए के आसपास। और इसका टारगेट मैं समझता हूँ कि 19 से 20 रुपए आपको कल ही देखने को, 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर बाइकॉन 400 की कॉल खरीदने की यहाँ पर राय शर्मा जी की तरफ से 12 रुपये 50 पैसे में, जो कि आपको मिलेगी। टारगेट यहाँ पर 20 का मानकर चले, स्टॉप लॉस 9 का लगाना होगा। हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में दमदार स्ट्रैटेजी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम आपको बताते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से मारुति पर एक कॉल आई है, खरीदारी की कॉल है। यहाँ पर 5725 के लेवल्स पर खरीदारी कीजिएगा। 5500 के स्टॉप लॉस को मानकर चले, 6000
150 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज की राय चोला फाइनेंस पर है खरीदारी की 177 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 165 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। और एस्टर डीएम पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 132 के टारगेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, 117 क्या 117 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली तीनों कॉल्स जो हैं खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही हैं। लेकिन चलिए बाजार में आज और ज्यादा एक्शन कहां पर दिखेगा, इसके लिए मार्केट एक्सपर्ट के साथ अब हम जुड़ लेते हैं। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बाजार पर आपकी राय क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लग रहा है कि बाजार में हल्की सी गिरावट का या थोड़ी सी हल्की सी करेक्टिव मूव आ सकती है, जो कि 9780 9800 स्पॉट लेवल्स के आसपास ले जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ सेल ऑफ देखने को मिलेगा। वहां मुझे एक बाजार 120 पॉइंट के रेंज में दिख रहा है। 9800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड 99 9920 भी ब्रेक होते हुए लग नहीं रहा है। बिल्कुल। और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आप आज कहां पर देख रहे हैं? मेरे पास दो कॉल है। पहला तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में सेल है, जिसमें मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है। 148 का बंद है, 153 के स्टॉप लॉस से इसको बेचे 138 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय है एस्कॉर्ट्स में, जो 1000 का क्लोज है। 987 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1030 का टारगेट होगा। ये दोनों कॉल्स 1 से 2 दिनों के लिए है। ओके संदीप जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है FIR का, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो FIR ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है आज हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। कंज्यूमर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर फोकस रखना होगा। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आते हुए दिखी है, जहां पर दिग्गज कंपनियों में देखिए आप या तो लक्ष्य कटा है या फिर डाउनग्रेड किया गया है। इसके पीछे के कारण ये कह रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं यहाँ पर तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है और लोग सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीद रहे हैं। ऐसे में जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है या फिर दूसरी जो खपत से जुड़ी स्पेस है, यहाँ पर एक दबाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहाँ पर एक डाउनग्रेड आया क्रेडिट स्विस का। न्यूट्रल से रेटिंग बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 2150 से घटाकर केवल 2000 रुपए कर दिया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी देखिए डाउनग्रेड आया, आउट परफॉर्म की रेटिंग बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 1625 रुपए पर बरकरार रखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, लेकिन लक्ष्य जो है 615 से घटाकर 575 करना है। और पिडिलाइट यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, लेकिन लक्ष्य जो है 1170 से घटाकर केवल 1100 कर दिया है। यानी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के हिसाब से आज कंज्यूमर सेक्टर फोकस में रहेगा। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिस पर आपको फोकस करना है और वक्त वक्त पर इनमें जो भी अपडेट होते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे।